हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि मैं आप लोगों को पृथ्वी और सूर्य के संबंध में पढ़ा रहा था। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर अगर हमें किसी देश की स्थिति या किसी महासागर की स्थिति पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। जैसे कि भारत पृथ्वी की किस दिशा में है, या आपसे कोई पूछे कि कनाडा किस दिशा में है, या क्वेश्चन बन जाए कि कनाडा या इंग्लैंड किस दिशा में है, तो देखिए किसी भी देश की स्थिति का पता करने के लिए आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में पता होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी को देख नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं अपने घर से बैठकर पूरी पृथ्वी को देख लूँगा तो ऐसा तो असंभव है, और वो ये भी नहीं बता सकता कि कौन सा देश किस दिशा में है। इसलिए सुविधा के लिए एक पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया गया जिसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब आपने अक्सर देखा होगा, ग्लोब कभी आप ऑफिस में गए होंगे, स्कूल के ऑफिस में तो रखा रहता है ग्लोब, जानते होंगे। तो ग्लोब जो है, ये ग्लोब पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, पृथ्वी की परछाई कहें या पृथ्वी का एक नमूना कह लीजिए, जिससे आपको पृथ्वी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते, तो इसलिए आप ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पड़ी होती हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पड़ी होती हैं। एक होती हैं अक्षांश रेखाएं और एक होती हैं देशांतर। अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए बना भी है ग्लोब, ये ग्लोब बना हुआ है। ठीक है, अब इस पर देखिए जो क्षैतिज रेखाएं पड़ी हैं, क्षैतिज, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। जैसा कि आपको पता होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में कि जो रेखाएं पड़ी होती हैं, मतलब लेटी हुई होती हैं, उन रेखाओं को हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई होती हैं उन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। तो जो पड़ी हुई हैं इन्हें हम क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है और अक्षांश रेखाओं का काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिभाषा भी लिखी हुई है, अक्षांश रेखाओं के बारे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा में पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पड़ी हैं। जैसे कि हो सकता है आप सोचें कि जैसे कि ग्लोब पर रेखाएं पड़ी हैं तो पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, देश की स्थिति का पता करने के लिए काल्पनिक रेखाएं कल्पना की गई, रेखाओं की कल्पना की गई है, इमेज बनाई गई है, ना कि वास्तव में रियल में ये रेखाएं नहीं हैं। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। अब देखिए क्षैतिज रेखाओं की संख्या के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। देखिए जो सबसे बीच में रेखा पड़ी होती है, जो आपका ग्लोब है, इसके बीचों बीच में जो रेखा पड़ी होती है, जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जो पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, ये है 0 डिग्री रेखा। ये है 0 डिग्री रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जाता है।
तो यहाँ से एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री की रेखा है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा भी कहेंगे और भूमध्य रेखा भी कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 90 रेखाएं होती हैं और इधर भी 90, समझ रहे हो। तो ये 0 से लेकर और इस तरह से 90 रेखाएं होती हैं और इधर भी 90 रेखाएं होती हैं। अब देखिए ये जो रेखा है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इस आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इस आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके इधर वाला जो भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध, तो इधर वाला जो भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिशाओं का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। कभी भी आप मैप को पढ़ें या ग्लोब को पढ़ें या किसी भी देश में राज्यों को पढ़ें तो दिशाएं इसी प्रकार से आपको समझनी होंगी। इधर का जो भी क्षेत्र पड़ेगा वो उत्तर में, इधर का जो भी क्षेत्र पड़ेगा दक्षिण में, इधर का जो भी क्षेत्र पड़ेगा वो पूरब में, इधर का जो पड़ेगा वो पश्चिम में। तो दिशाएं इस प्रकार से समझी जाती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आधा भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए एक 0 डिग्री रेखा, 0 के ऊपर 90 रेखाएं, 90 अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर 90 रेखाएं तो मैं बना नहीं सकता बोर्ड पर, इसलिए आपको खुद ही बात समझनी पड़ेगी कि 90 रेखाएं हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि 0 से लेकर यहाँ पर 90 रेखाएं हैं और इधर भी 90 रेखाएं हैं, ठीक है। तो 90 + 90 + 1 यानी कि 181। अर्थात क्या समझ में आता है कि ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 181, ठीक है। तो 181, यहाँ से क्लियर हो गई बात कि अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो देखिए 0 डिग्री से जब आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, किधर जाएंगे? 23.5 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आपको मिलती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा मिलती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। इसी प्रकार से आप 23.5 डिग्री पर दक्षिण गोलार्ध में आएंगे तो आपको मिलेगी मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पहुंचे, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा 23 से 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब आप देखें अगर हम उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अर्थात 66.5 डिग्री चलेंगे तो आपको मिलेगी आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा। और इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगी अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि 23.5 पर मकर, 23.5 दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, 23.5 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 66.5 उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत और 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए
अब हम पता करते हैं देशांतर के बारे में। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो इनकी संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। अब अगर आपको किसी भी देश की स्थिति पता करना है तो आपको कैसे पता चलेगा? अक्षांश और देशांतर इन दोनों को आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझ गए होंगे कि कर्क रेखा कितनी डिग्री पर है, मकर रेखा कितनी डिग्री पर है, आर्कटिक वृत्त कितनी डिग्री पर है, अंटार्कटिक वृत्त कितनी डिग्री पर है। अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई बृहद वृत्त। बृहद वृत्त किसे कहते हैं? वह रेखा होती है जो गोलाकार पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में बांटती है। भूमध्य रेखा 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त में से एक है। देखिए अगर यहाँ पर पृथ्वी पर कोई रेखा डाल दी जाए तो वो क्या करती है? 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांट देती है। ये एक वृत्त बन जाता है, बृहद वृत्त बन जाता है। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही बृहद वृत्त बनता है, वो बनता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बनाती है, विषुवत रेखा बृहद वृत्त बनाती है। बाकी के जो वृत्त हैं वो बृहद वृत्त नहीं है, वो छोटे हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री रेखा और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। जाहिर सी बात है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास रेखा होती है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री रेखा है ये व्यास भी आप इसे समझ सकते हैं, वृत्त का व्यास भी। अब देखिए यहाँ पर कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं और आर्कटिक वृत्त पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश पड़ेंगे और अंटार्कटिक वृत्त पर क्या पड़ेगा, ये सब कुछ समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, और किस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, कैसा वातावरण है, कैसे वन है, ये सब आप इसी चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको मैं वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।